हेलो दोस्तों, स्टडी माइंड्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आते ही आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ। तो आज का टॉपिक रहेगा जीन पियाजे, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे ने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी जो थी 1936 में दी। अब कॉग्निटिव से क्या मतलब होता है? कॉग्निटिव से मतलब हो जाता है कि बुद्धि से संबंधित कोई भी चीज़ हमारी बुद्धि से संबंधित है तो उसका मतलब कॉग्निटिव। जैसे कि थिंकिंग हमारी सोच, रीजनिंग हमारी तर्क शक्ति, मेंटल एबिलिटीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि से संबंधित है। तो कॉग्निशन, कॉग्निटिव का मतलब हो गया बुद्धि से संबंधित चीज़ों को ही हम इसके अंडर रखेंगे। अब जीन पियाजे के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ये जीन एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे, जैसे कि ज्ञान मीमांसा, इसके बारे में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी भी की थी। ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजी में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। जूलॉजी में इनकी पीएचडी थी। इवन सोचिए आप कि जूलॉजी में इन्होंने पीएचडी की थी, तो ये काफ़ी फील्ड्स में इन्होंने काम किया था। जीन पियाजे को माना जाता था कि ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब कि कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब तो होता है कि निर्माण करना। रेडिकल का मतलब होता है कि वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से मानते थे कि हाँ, बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे वो। डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बताया। अब जीन पियाजे का मानना था कि डेवलपमेंट जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। ये नहीं कि डेवलपमेंट एक बार में ही हो जाता है, वो स्टेजेस में होता है। कई स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता रहता है। नेक्स्ट, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस गिवन टू एक्टिविटी। जीन पियाजे ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी एक्टिविटी को, कि एक्टिविटी करके ही बच्चा सीखेगा। बिना एक्टिविटी किए तो वो कुछ सीखेगा नहीं। वो कुछ एक्टिविटी जब भी करेगा तो उससे कुछ ना कुछ वो सीखेगा। नेक्स्ट, एक्टिव लर्नर, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज। जीन पियाजे ने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव लर्नर होते हैं, एक्टिव बिल्डर होते हैं नॉलेज के। वो नॉलेज को बिल्ड करते हैं एक्टिविटी करके। इसीलिए उन्होंने कहा था कि बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने लगता है जिससे वो सीखता है। जीन पियाजे ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा था, नन्हा वैज्ञानिक कहा था। काफ़ी बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा था, तो जीन पियाजे ने कहा था। अब जीन पियाजे में बात करते हैं हम फैक्टर्स की। जीन पियाजे ने बताया था 4 फैक्टर्स पर डेवलपमेंट डिपेंड करता है। पहली, मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन एंड इक्विलिब्रेशन। मैचुरेशन से मतलब होता है परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब जैसे कि एज के साथ साथ समझ आएगी। ऐसा नहीं है कि एकदम से बच्चा हर चीज़ समझ जाएगा। जैसे जैसे एज उसकी बढ़ती जाएगी उसकी समझ भी बढ़ती जाएगी। इसीलिए इसे कहा गया रेडीनेस टू लर्न। क्या बच्चा मैच्योर है जेनेटिकली या नहीं, उस पर्टिकुलर एज में क्या वो रेडी है उस चीज़ को लर्न करने के लिए, वो इतना मैच्योर है कि वो अपने से ज़्यादा बड़ी चीज़ को लर्न कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो रेडीनेस टू लर्न का मतलब यही होता है कि पर्टिकुलर एज में उसने मैच्योरिटी गेन की है या नहीं की है। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं आप कि 4th क्लास के बच्चे को 8th क्लास का सवाल दे दें और वो उसको सॉल्व कर देगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो इतना मैच्योर ही नहीं है कि वो उस चीज़ को समझ पाए। तो ये पियाजे ने बताया था। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि पहले जो होता है बच्चा मैच्योर होता है, उसके बाद वो लर्निंग सीखता है। तो बच्चा किसी भी एक्टिविटी को तब कर पाएगा जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा। मैच्योरिटी का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी लर्निंग भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। सेकंड आता है एक्सपीरियंस, अनुभव। कैसे बच्चा फ़िज़िकल वर्ल्ड के साथ एक्टिविटी करके नए नए एक्सपीरियंस सीखता है, खोज करता है और
एक्टिविटी के थ्रू ही एक्सपीरियंस को गेन करता है। थर्ड आता है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अन्योन क्रिया। इसमें बहुत ही कम फोकस किया था जीन पियाजे ने कि सोशल इंटरेक्शन पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी इसको उन्होंने। फोर्थ आता है इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि बैलेंस बनाए रखना। इसमें क्या होता है कि चीज़ें जो होती हैं वो कॉन्फ्लिक्ट से क्लैरिटी की तरफ जाती हैं। कॉन्फ्लिक्ट मतलब जब कोई समस्या हो या कोई भी चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आ रही हो, कन्फ्यूजन हो, वहाँ पे उसको क्लैरिफाई किया जाता है और इक्विलिब्रियम को अटेन किया जाता है। पहले डिसइक्विलिब्रियम होता है जब कॉन्फ्लिक्ट होता है या कन्फ्यूजन होता है, उसके बाद जब क्लैरिफिकेशन आ जाता है, जब क्लैरिटी आ जाती है तो वो हो जाता है इक्विलिब्रियम। इसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई, लाइक अडेप्टेशन के बारे में बताया इन्होंने और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। अडेप्टेशन में भी इन्होंने दो चीज़ें बताई कि एक एसिमिलेशन होता है, एक एकोमोडेशन होता है। एसिमिलेशन समायोजन होता है और एकोमोडेशन आत्मसात होता है। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब कुछ टर्म्स को जान लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है स्कीमा। स्कीमा की अगर हम बात करें तो स्कीमा जो होता है वो एक तरह से एग्जिस्टिंग नॉलेज जो भी हमारे पास होती है, हमारे दिमाग में जो भी पहले से ही नॉलेज है वही होती है स्कीमा। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा एक मेंटल स्ट्रक्चर है जो भी पूरा है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, वो स्कीमा है। एक पूरे मेंटल स्ट्रक्चर के अंदर जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो स्कीम्स हैं और पूरा सेट जो है स्कीम्स का उसे कहते हैं हम स्कीमा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं अ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर आइडियाज़ ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी हमें प्रॉब्लम मिलती है और उसे सॉल्व करने के दौरान जो भी आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं, जो भी हमारे पास पहले से ही नॉलेज है, उसका यूज़ करते हुए हम नए नए आइडियाज़ लाते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, वही है स्कीमा। इन्होंने बताया था, जीन पियाजे ने बताया था कि बर्थ के टाइम पे 4 स्कीमा होते हैं बच्चे के पास। एक होता है देखना, वो देखकर पहचानने की कोशिश करता है कोई भी चीज़ को। दूसरा है पकड़ना, पकड़ कर पहचानता है कि ये चीज़ क्या है क्या नहीं है। तीसरा है पहुंचना एंड चौथा है चूसना। तो ये 4 स्कीमा जो होते हैं वो बर्थ के टाइम पे बच्चे के पास होते हैं। नेक्स्ट अब आती है टर्म एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है समायोजन। समायोजन मतलब एडिशन करना। जब हम पहले से ही किसी चीज़ में कुछ नया ऐड कर लेते हैं तो वो हो जाता है एसिमिलेशन। जब बच्चा किसी नई भाषा को, ज्ञान को, आइडिया को किसी नए एनवायरनमेंट पे जाने पर नए एक्सपीरियंस को ऐड करता है तो वो होता है एसिमिलेशन। बच्चा अपने एग्जिस्टिंग बिहेवियर और नॉलेज में जो ज्ञान उसके पास पहले से ही होता है उसमें कुछ नया ऐड कर लेता है, उसे एसिमिलेशन कहते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे स्कीमा है, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में है, जब बच्चा उस में कुछ नया ऐड करेगा तो वो एसिमिलेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है आत्मसात, मतलब मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब कुछ चेंजेस करना। जब बच्चा अपने एग्जिस्टिंग बिहेवियर और नॉलेज में बच्चे के पास जो प्रेजेंट टाइम में स्कीमा है, मतलब जो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई मॉडिफिकेशन करता है, कुछ चेंजेस करता है, तो वो एकोमोडेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पर। इससे कोई क्वेश्चन पक्का आएगा कहीं ना कहीं से, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है वो बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक होती है, या 0 से लेकर 2 ईयर्स तक होगी, या 18 से 24 मंथ्स, आप कुछ भी कह लीजिए। नाम से ही पता चल रहा है कि सेंसेस का यूज़ हो रहा है इसमें। तो पियाजे ने कहा था कि सेंसेस का यूज़ करके बच्चा फिज़िकल एक्टिविटी जब करता है उसके थ्रू वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है। तो सेंसेस जो हैं हम बच्चों के लिए वो एक टीचर की तरह एक्ट कर रहे हैं, टीचर का काम कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि वो उसी के थ्रू एक्टिविटी करके सीख रहा है, सुनकर सीख रहा है, चीज़ें जो उसके आसपास हो रही हैं उनको देखकर सीख रहा है, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है, सूंघ कर सीख रहा है, बोल कर सीख रहा है, चीज़ों को छू कर सीख रहा है वो। तो इसमें सेंसेस का पूरा रोल होता है बच्चे के सेंसरी मोटर स्टेज में। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार एग्जाम्स में आई है, इसको ध्यान से समझिए। कि बच्चा जो होता है ना, कि उसके सामने ऐसा होता है कोई चीज़ उसके सामने है तो है,
अगर उस चीज़ को हटा ली जाए या उस चीज़ को छुपा दिया जाए तो वो चीज़ उसके लिए नहीं होती है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंसी जो होती है वो अचीव होती है बच्चे के, जब बच्चा बिल्कुल एंड स्टेज में होता है सेकेंड ईयर की, मतलब ये सेंसरी मोटर स्टेज के एंड पे जाके ऑब्जेक्ट परमानेंसी वो अचीव कर लेता है। इसमें क्या होता है कि अभी तक क्या हो रहा था कि बच्चे के सामने कुछ चीज़ है तो वो है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंसी जब वो अचीव कर लेता है तो उसमें बच्चा उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे बच्चे के सामने आपने कोई खिलौना रख दिया और इस खिलौने को किसी कपड़े से छुपा दिया, जब तक वो उसके सामने था तब तक तो था, लेकिन जैसे ही आपने छुपाया, अब बच्चा क्या करेगा ऑब्जेक्ट परमानेंसी अचीव करने के बाद, कि वो उस कपड़े को हटा के देखेगा और वो देखेगा कि हाँ ये इसके पीछे छुपी हुई है। वो छुपी हुई वस्तुओं को ढूंढना या पुनः प्राप्त करना शुरू कर देगा। तो सेंसरी मोटर स्टेज का गोल ही यही होता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी को अचीव करना, क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंसी सेंसरी मोटर के एंड में ही अचीव होती है। इसी से एक टर्म निकल के आया है पीकबू। इस टर्म का मतलब भी यही है कि इसमें जैसे आपने देखा होगा बच्चे के मम्मी पापा होते हैं वो एकदम से छुप जाते हैं, उसके सामने आ जाते हैं तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है, तो वो भी ऑब्जेक्ट परमानेंसी का ही पार्ट है। अब कुछ और सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होंगी हमारे एग्ज़ाम्स के लिए हैं। जैसे वो बच्चा मोटर एक्टिविटी करेगा बिना किसी सिंबल्स के यूज़ किए, चीज़ों को सीखेगा एक्सपीरियंस के बेस पर। ट्रायल एंड एरर समझ सकते हैं इसको आप, एक तरह से ट्रायल एंड एरर है ये, करके दिखेगा, गलती होगी फिर करेगा, फिर गलती होगी, उससे तो सीखेगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा उसका। फिज़िकल इंटरेक्शन होता है इसमें ऑब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये सेकंड स्टेज है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 2 से लेके 7 ईयर्स तक जो होती है वो बच्चे में रहती है, 2 to 7 ईयर्स। अब इसमें भी 2 भागों में बांट दिया गया है, एक है प्री कंसेप्चुअल फेज़, एक है इंट्यूटिव फेज़। 2 से 4 ईयर्स तक होता है प्री कंसेप्चुअल फेज़ एंड इंट्यूटिव फेज़ जो होता है वो 4 to 7 ईयर्स तक होता है। अब प्री कंसेप्चुअल फेज़ के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने लगता है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। वो ये जानने लगता है कि हाँ ये चीज़ क्या है, ये अगर सेब है, ये संतरा है, ये केला है, मतलब वो चीज़ों को पहचानने लगेगा, ये चेयर है, ये पेन है, पेंसिल है। और वो ग्रुप में भी इनको बांटना शुरू कर देगा। जैसे फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स का एक ग्रुप बना देगा कि हाँ ये फ्रूट्स हैं, अलग कर देगा उनको। ये लिखने वाली चीज़ें हैं, पेन है, पेंसिल है, कलर्स हैं, तो उनको अलग कर देगा। तो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है और ग्रुप्स में उनको बांटना भी शुरू कर देता है। सेकंड है इलॉजिकल थिंकिंग, मतलब वो थिंकिंग तो शुरू कर देगा लेकिन उसकी लॉजिक नहीं होगा उसके पीछे कोई भी, बिल्कुल प्योर इलॉजिकल थिंकिंग करेगा। वो रीजनिंग भी करेगा लेकिन बिल्कुल इलॉजिकल रीजनिंग होगी वो। थर्ड आते हैं इमेजिनेटिव थिंकिंग, वो इमेजिन करने लगेगा चीज़ों को, ठीक है। फोर्थ आते हैं ईगोसेंट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ईगोसेंट्रिक। बच्चे का क्या होता है कि प्री कंसेप्चुअल स्टेज में ईगोसेंट्रिक नेचर हो जाता है। अब ईगोसेंट्रिक नेचर का मतलब ये होता है कि उसको ये लगने लगता है कि वो जैसा सोचता है, वो जैसा देखता है, वैसा ही सभी सोचते होंगे, वैसा ही सभी को देखते होंगे। कहने का मतलब ये है कि बच्चे को ये लगता है कि जैसा उसे लगता है वैसा ही सबको लगता होगा। वो एक तरह से ये सोचता है कि अगर मुझे ऐसा लगता है तो बाकी सबको ऐसा लगता होगा, जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं हूँ वैसे ही सब हैं। नेक्स्ट आते हैं इंट्यूटिव फेज़। इंट्यूटिव फेज़ जो होता है 4 to 7 ईयर्स तक होता है। अब इंट्यूटिव फेज़ की कुछ बातें जान लेते हैं कि इसमें कोई भी लॉजिकल कंसेप्ट नहीं होता है, ठीक है। ये हमने अभी उसमें भी देखा कि लॉजिकल थिंकिंग बात एक ही है। नेक्स्ट आते हैं कि रीजनिंग डेवलप होती है इसमें, लेकिन रीजनिंग जो डेवलप होगी वो सिर्फ फिज़िकल ऑब्जेक्ट के लिए होंगी जो उसके सामने होंगे, नॉट फॉर द एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। मतलब जो उसके सामने नहीं है उनके लिए कुछ नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं लगा पाएगा, लेकिन फिज़िकल ऑब्जेक्ट जो उसके पास में है, उसके सामने है, उनके लिए रीजनिंग वो डेवलप करना शुरू कर देता है। इसमें 2 कंसेप्ट आते हैं, एक आता है रिवर्सिबिलिटी का, एक आता है कंजर्वेशन का। ये दोनों ही कंसेप्ट जो है इंट्यूटिव फेज़ में एब्सेंट होते हैं। वो कहने का मतलब है प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही एब्सेंट होते हैं। इसमें क्या होता है कि रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर कोई 2 बच्चे लेते हैं, उसको पता है कि ए जो है वो बी का भाई है, तो वो उसे ये तो पता है कि ए बी का भाई है,
लेकिन वो ये नहीं जानता है कि बी भी ए का भाई होगा, ठीक है ना। तो रिवर्सिबल नेचर वो नहीं कर पाता है। सेकंड आता है कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने कोई दो चीज़ें दे दी, एक थोड़ा सा लंबा था और एक थोड़ा सा छोटा है, लेकिन पानी मैंने दोनों में इक्वल भरा है, और मैं उससे ये पूछता हूँ क्या इन दोनों में बराबर पानी भरा है, तो वो बोलेगा नहीं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा थिंकिंग अभी ये अपनी लगा नहीं पाता है कि उसको ये नहीं पता है कि इन दोनों में उतना ही पानी गया है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो रिवर्सिबिलिटी एंड कंजर्वेशन इसमें एब्सेंट होती है। नेक्स्ट आते हैं, ये प्रिमिटिव स्टेज होती है। प्रिमिटिव स्टेज का मतलब क्या है कि ये शुरुआती इसमें रीजनिंग एबिलिटी जो होती है आने लगती है, शुरुआती तर्क लगाने लगता है, कुछ तर्क लगा पाता है शुरुआत में, तो इसीलिए इसे प्रिमिटिव स्टेज कहा गया है। सेंट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट टर्म इसमें याद रखिएगा कि बच्चा जो है वो एक ही एस्पेक्ट पर फोकस करता है, जिसे हम सेंट्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं एनिमिज्म। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसे याद रखिएगा कि बच्चा जो होगा वो निर्जीव और सजीव के बीच का फ़र्क नहीं समझ पाता। उसे लगता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में जान है, तो निर्जीव और सजीव उसको पता ही नहीं है कि क्या फ़र्क होता है इनमें, सब जिंदा है उसके लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ चलेंगे। थर्ड स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को दो और नामों से जाना जाता है, एक होती है गैंग एज, एक होती है एलिमेंट्री स्कूल एज। इस एज में ये बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, इसलिए एलिमेंट्री स्कूल एज इसको नाम दिया गया है। एंड गैंग एज इसलिए बोला गया है क्योंकि वो कुछ बच्चों के साथ रहने लगता है, कि गैंग की तरह बना लेता है, इकट्ठे रहता है बच्चों के साथ। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 7 to 11 ईयर्स तक होती है। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि लॉजिकली रीजनिंग करता है कंक्रीट इवेंट्स के लिए। कंक्रीट इवेंट का मतलब होता है जो भी फिज़िकल ऑब्जेक्ट उसके सामने प्रेजेंट होते हैं उनके लिए वो लॉजिकली सोचने लगता है। सेकंड है, ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करता है डिफरेंट सेट्स में, यानी क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से कर पाता है। फिर वो चीज़ों को भी क्लासिफाई करता है, जैसे फ्रूट्स हैं, टॉयज़ हैं, लिखने वाली चीज़ें हैं, पेन पेंसिल रबर है, तो इसको भी वो क्लासिफाई करेगा कि फ्रूट्स में भी कौन से फ्रूट्स, टॉयज़ में भी कौन कौन से टॉयज़, तो डिफरेंट सेट्स में बांट देगा बहुत इजीली। थर्ड आता है रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन जो होती है इसमें प्रेजेंट होती है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब इसमें अब क्या करेगा कि अगर ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होगा, वो ये जान पाएगा। कंजर्वेशन कर पाएगा इजीली, जैसा मैंने अभी बताया था आपको। ट्रांजिटिविटी करने लगेगा। ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है कि रिलेशन समझने लगेगा, जैसे कि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा होगा, ये रीजनिंग वो कर पाएगा। सीरिएशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है इस स्टेज में, जैसे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में चीज़ों को करना सीख जाएगा वो। इंडक्टिव रीजनिंग करना शुरू कर देगा बच्चा, स्पेसिफिक टू लॉजिकल सोचने लगेगा, ठीक है। तो ये थी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब चलते हैं हम लास्ट फोर्थ स्टेज पर। अब फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 11 और 11 साल से ऊपर की स्टेज होती है। इसमें माना जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट थॉट जो होते हैं वो बच्चे के दिमाग में आने लगते हैं। बच्चा जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट विचार करने लगता है, मतलब जो चीज़ उसके सामने नहीं होती है वो उसके बारे में भी विचार करने लगता है, लॉजिक लगाने लगता है, समझने लगता है। सेकंड है आइडियलिस्टिक। तो बच्चे का बिहेवियर जो हो जाता है वो आइडियलिस्टिक हो जाता है। पहले जो होता था, क्या होता था कि बच्चे को कोई चीज़ नहीं मिलती थी तो रोने लगता था, समझता नहीं था चीज़ों को, लेकिन अब उसके अपने आइडियल्स हो जाते हैं कि हाँ वो समझने लगेगा सिचुएशन को, चीज़ों को, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके अपने आइडियल्स बन जाएंगे। थर्ड है लॉजिकल वेज। चीज़ों को वो लॉजिकली बहुत अच्छे से अब समझने लगेगा। इलॉजिकल थिंकिंग जो होगी उसकी वो ख़त्म हो जाएगी इसमें। सेकंड है, इसमें क्या होता है कि डिडक्टिव रीजनिंग हो जाती है। बच्चा डिडक्टिव रीजनिंग करने लगता है, जनरल टू स्पेसिफिक, रूल टू एग्जाम्पल, ठीक है। कोई रूल होगा फिर उसका एग्जाम्पल भी वो देने लगेगा, चीज़ों को जनरल से स्पेसिफिक बताने लगेगा। प्लस हाइपोथेसिस करने लगता है,
हाइपोथेसिस लगाने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें नहीं हैं उनको भी वो सोच सकता है, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल रीजनिंग करने लगेगा, और ये सब मिलके, ये दोनों डिडक्टिव रीजनिंग और हाइपोथेसिस मिला के बनती है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो 4 स्टेज हमने पढ़ी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले एग्ज़ाम्स में इनसे क्वेश्चन ज़रूर कोई ना कोई आएगा। तो अभी हमने पूरा प्याजे पढ़ा है। इस वीडियो को 1 या 2 बार ज़रूर देखिएगा, और पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर स्किप हो जाएगा और मान लीजिए वो एग्ज़ाम में आ गया तो आप कर नहीं पाएंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से समझा दूं, और अगर आप इसे पढ़ते हैं ठीक से और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू।